हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो से अगर आप जुड़ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और डेली हम लोग लाइव क्लास में आ रहे हैं और आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपका नंबर अच्छा आए और आप टॉपर बने, झारखंड टॉपर बने। ओके, तो हम लोग बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कोटि में पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है? कांच, स्लैब, लेंस, दर्पण या फिर इनमें से कोई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि दर्पण का एक साइड रंगा हुआ रहता है, दर्पण का एक साइड पेंट किया हुआ रहता है, दर्पण का एक साइड पेंट क्या हो रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दें, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताएं दर्पण पे, यानी कि दर्पण कमेंट के, बिल्कुल आप सही कमेंट किए हैं। इसी प्रकार आपको कमेंट्स करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। 30 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा? जी हाँ, जल्दी से आपके सामने चार, जी हाँ, आपके सामने चार ऑप्शन रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है 30 cm, बताया गया कि 30 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण, जी हाँ, अवतल दर्पण लिया गया है 30 cm का अवतल दर्पण। ये P हो गया ध्रुव, ये हमारा फोकस हो गया और ये केंद्र हो गया। तो आपको बता देना है इसका जो क्या वस्तु को रखा गया है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितना दूरी पर बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। अगर आपको डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आपको डिटेल्स बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको समझ लेना। जब सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए कि 30 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितना होगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लीजिए, अनंत पर बनेगा, अनंत पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फोकस पर एक वस्तु को रखा जाए, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। तो चलिए अब हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या होगी? सबसे पहले बताइए लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब से भर जाना चाहिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। इतना आसान सवाल पूछे हम। लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपको सबसे पहले बताना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक। सर्जी डायप्टर होता है, सर्जी डायप्टर होता है, बिल्कुल सही जवाब। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस में फोकस दूरी 20 cm है, यानी कि F इक्वल टू अवतल लेंस है तो इसका हो जाएगा -20 cm, -20 cm। तो इसकी क्षमता क्या होगी? P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P हम लोग को पता करना है, P कितना डायप्टर होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये 20 cm है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए जैसे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा -0.2 मीटर। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल टू, अब हम लोग थोड़ा फॉर्मूला लिख करके इसको हल करके आपको बता देते हैं सही आंसर क्या होगा। P इक्वल टू होता है 1/f। इक्वल का इक्वल लिखेंगे, 1 का 1 और f की जगह 0.25 और यहाँ माइनस लगा देंगे। जैसे इक्वल अब इक्वल लिखिए और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर होगा -5 डायोप्टर। तो हम लोग का ऑप्शन देखते हैं, -5 डायोप्टर किस में है? ऑप्शन नंबर A B C D में बिल्कुल सही दिया हुआ है, -5 डायोप्टर हो जाएगा। जितने बच्चों ने -5 डायोप्टर यानी कि ऑप्शन नंबर D को सेलेक्ट किए, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कुछ पल की मेहनत हमेशा हमें इसकी पछतावे से बेहतर होता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम इज लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। जी हाँ, यहाँ पर लेंस का बात हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेंस जी का बात हो रहा है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर, आवर्धन क्या है? M इक्वल टू बताना है।
एम इक्वल टू बताना है। तो लेंस के लिए एम इक्वल टू वी बाय यू होता है। याद रखिए ऑप्शन थोड़ा चुनिए, वी बाय यू कौन सा ऑप्शन है उसको लॉक कर दें, आप बिल्कुल जीत जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वी बटे यू। जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सर जी थोड़ा बता दीजिए वी क्या है। वी है प्रतिबिंब दूरी और यू है फोकस, भी है प्रतिबिंब दूरी और यू है बिंब दूरी। भी है प्रतिबिंब दूरी और यू क्या है, यू जी हमारा है बिंब दूरी यानी कि वस्तु दूरी। अगर आपको यही सवाल थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है कि दर्पण में, कोई भी दर्पण लेकर बोल सकता है मैं आवर्धन बराबर क्या होगा, तो दर्पण के लिए m इक्वल टू माइनस भी बटे यू होता है। आपको ये सब आना चाहिए, सब बेसिक सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। नेत्र गोलक लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जी हाँ, नेत्र गोलक बड़ा जब हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, जल्दी से बता दीजिए सर जी। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बताएंगे तब तो जाकर के आपका नंबर अच्छा आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो इसका सही आंसर हो, जितने बच्चों ने बिल्कुल सही चुने सर जी निकट दृष्टि दोष होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। याद रखिए नेत्र गोलक जब लंबा होगा तो निकट दृष्टि दोष, और नेत्र गोलक जब छोटा होगा, पूछेगा नेत्र गोलक छोटा होने पर क्या होगा सर जी कौन सा दोष, तो याद रखिए नेत्र गोलक छोटा होने पर दीर्घ दृष्टि दोष होगा। जी हाँ, दीर्घ दृष्टि दोष होगा। अब और एक सवाल हम इसी से रिलेटेड आपको पूछ लेते हैं आपके जानकारी के लिए कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। याद रखिए निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। जी हाँ, मायोपिया है, मायोपिया। याद रखिए मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। पुतली पता है ना हम लोग का आंख का एक घटक है। तो पता ना जब तेज रोशनी पड़ते हैं, जी हाँ तेज रोशनी पड़ते हैं तो हम लोग के आंख का पुतली क्या होते हैं, छोटी होते हैं कि बड़ी होते हैं। इन्हीं दो में से जवाब देना है, जियो का त्यों छोड़ो, इनमें से कोई भी छोड़ो। ऑप्शन नंबर ए और बी देते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक करना। तो जल्दी से लॉक कीजिए, किसको आप लॉक करना चाहेंगे उसको लॉक करेंगे। कंप्यूटर जी आप रेडी हो जाए, बच्चे जिसको लॉक करना चाहेगा, बच्चे के मन यानी कि खुश होना चाहिए, लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी हम बोल दिए हैं, आप जल्दी से इन दोनों ऑप्शन को लॉक कीजिए। तो हम थोड़ा समझा देते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन को समझिए। तो यहां पर सवाल पूछा है कि तीव्र रोशनी में, जी हाँ तेज जब रोशनी पड़ेगा तो हम लोग का पुतली क्या होगा, जब तेज रोशनी पड़ता है तो हम लोग का पुतली सिकुड़ जाते हैं। याद रखिए सिकुड़ जाते हैं यानी कि छोटे हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि जब हम लोग तेज रोशनी में जाते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं, जब सनलाइट तेज होते हैं और घर से बाहर जब हम लोग निकलते हैं, घर से जब बाहर जाते हैं यानी कि घूमने के लिए अलग रोड में जाते हैं और अचानक जैसे कमरे में प्रवेश करते हैं अंधेरा से दिखाई देना, अंधेरा दिखाई देता है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब धूप में थे तो पुतली छोटी हो गई थी, पुतली सिकुड़ गई थी, लेकिन जैसे अंधेरे में आए तो क्या बोलते हैं, हम लोग का पुतली फैलने में टाइम लग गया, जिस कारण से हम लोग को अंधेरा दिखाई देता है। तो तेज रोशनी में पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कम रोशनी में, इसी का उल्टा आपका दिमाग चेक करने के लिए पूछ सकता है कि कम रोशनी में बताइए, कम प्रकाश में आपकी पुतली की आकृति क्या होता है, तो इसमें मार देना आप बड़ी हो जाती है। कम रोशनी में बड़ी हो जाती है, ज्यादा रोशनी में छोटी हो जाती है। सिंपल सा समझना है, बेसिक सा बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्न में से कौन सा एम्पियर के बराबर है। जी हाँ, एम्पियर किसका मात्रा है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इतना आसान सवाल अगर आपको नहीं आता है तो हम क्या बताएं, आपको रिवाइज करने का जरूरत है। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जितने भी बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में अभी ज्वाइन किए हैं, आई होप कि आपका रिजल्ट तगड़ा होने वाला है, यानी कि अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं कि कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, आपको पता होगा विद्युत धारा यानी कि आई का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। जी हाँ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू यानी कि आवेश का मात्रक क्या है, आवेश जी का मात्रक क्या है, कूलम, और टाइम का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो इसका हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। सी एस का पावर -1 हो जाएगा कूलम
प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने सर जी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बिल्कुल सही जवाब दिए आप, बिल्कुल सही आंसर पे लॉक किए। कंप्यूटर जी ने आपको बता दिया, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिए, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे हैं और इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। सर जी बता दीजिए, ओम जो है ना, ओम क्या चीज है? ओम किस चिड़िया का नाम है? ओम चिड़िया का नाम नहीं है, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। चिड़िया का नाम बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। जी हाँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा है तो उनका प्रतिरोध बताना है कितना होगा। तो 10 जोड़ा है ना, तो इसको बट्टे में हम लोग को लिखना पड़ेगा, जो भी मान आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन सकता है ना। 1/r1 1/r2 लेकर आप बना सकते हैं। 1/r1 1/r2 1/r3 जब वैल्यू रखेंगे तो 1/1 सब में आ जाएगा। जब लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। जी हाँ, 10/1 हो जाएगा। 10/1 होने के बाद जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा दिखा देते हैं। 1/r इक्वल टू 1/1 हम लोग लिख सकते हैं 10/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 1/10। हम शॉर्ट में बताएं, आपको डिटेल से बताएंगे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/10 ओम। जितने बच्चों ने टिक किए ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक प्रतिरोध यानी कि 10 लिया है ना, तो नीचे जितना बोलेगा, 20 बोलेगा तो 1/20 हो जाएगा, 30 बोलेगा तो 1/30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने, थोड़ा मन लगा के पढ़िए। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल पूछा है। सबसे पहले बताइए, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं और चुंबक का खोज कहाँ हुआ था? सर जी ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वही बता दीजिए। पहले पढ़ चुके हैं तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े हैं। तो बता दीजिए, चुंबक का एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और चुंबक का 2 पोल होते हैं, यानी कि 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और चुंबक का खोज कहाँ हुआ था? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनान में हुआ था। आप पढ़े होंगे, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो आप पढ़े होंगे। तो यहाँ यूनान, आप यूनान एक देश है, यूनान इज एक कंट्री। तो यूनान में चुंबक का खोज हुआ था, मैग्नेट का खोज हुआ था, और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा है चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगा सर जी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण होगा। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण होगा, उत्तर से दक्षिण होगा। मैग्नेट जब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव, तो आप क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना। मजे की क्लास हम लोग, यानी कि मजे मजे में क्लास कंप्लीट कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं। कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं, कितने बच्चे सोच रहे सर जी ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तब तक टाइम खत्म हो जाता है। तो टाइम रहते हुए आपको जवाब दे देना। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बहुत ही आसान सवाल। कोयला, जल, लकड़ी, सूर्य। क्या होगा? ऊर्जा पता है ना, पृथ्वी में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। तो बच्चा को ही पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सूरज यानी कि सन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Zn यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब होता है तो जिंक कॉपर सल्फेट बनता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हम लाइव क्लास में भी क्वेश्चन करा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन करा चुके हैं, और जो वीडियो अपलोड किए उसमें भी 2-3 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। तो आप
समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन VBI हो सकता है। BBI नहीं जी, VBI हो सकता है। ध्यान से थोड़ा सुनिए भी और देखिए भी। ओके, तो हम लोग यहाँ पहले समझेंगे जो जिंक है, कॉपर सल्फेट के विलयन को देखिए। यहाँ पर जिंक अकेला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन, यानी जिंक अकेला है और कॉपर सल्फेट विलयन से जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर सल्फेट के विलयन को छीन लिया, सल्फेट को छीनकर कॉपर सल्फेट को बेचारा अकेले कर दिया, यानी कि उसको विस्थापित कर दिया। तो कॉपर सल्फेट इसमें क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। जब एक तत्व में थे दूसरे तत्व में चल गए तो ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित हो रहे तो विस्थापन अभिक्रिया। अगर दोनों में विस्थापन होगा तब हो जाएगा द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। हम 2-3 मर्तबा ये क्वेश्चन जब मॉडल प्रश्न पत्र लाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए, उनमें से देखने को मिला। तो ये VBI क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये आपके स्क्रीन में चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। जी हाँ, चांदी आप देखे होंगे, चांदी के चम्मच, चांदी के जेवरात देखे होंगे। थोड़ा चांदी का सिंबल बता दीजिए। कितने बच्चे को, हम चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितने बच्चे को चांदी का सिंबल आता है। सर जी चांदी का सिंबल क्या होता है? चांदी का संकेत भाई, सिल्वर का संकेत AG होता है। क्या होता है? AG। चांदी का संकेत AG होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब इसका क्वेश्चन पढ़िए। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण किसका है? संक्षारण का, विकृत गंधीयता का, उपचायक का, अपचायक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संक्षारण का, यानी कि जंग लगने का उदाहरण है। आप देखे होंगे चांदी का चम्मच, चांदी का अंगूठी वगैरह में जब अंडे वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसमें काली परत बैठ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2025 जैक बोर्ड। ओके, जितने भी बच्चे हैं फोकस डाल दो, फोकस डालना बिल्कुल जरूरी है। अम्ल अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन मुक्त करता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये भी क्वेश्चन हम ना जाने कितने मर्तबा पूछ चुके हैं। अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स से बता दीजिए। क्षार अपने जलीय विलयन में, जी हाँ, क्षारक अपने जलीय विलयन में कौन सा है? ये भी क्वेश्चन तो चेंज करके पूछ सकता है। यहाँ पे अम्ल पूछा है तो H+ आयन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल को पलट तो सकता है सर जी, क्षारक बोल देगा तब कहाँ जाएंगे? क्षारक, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताए। क्षारक अपने जलीय विलयन में OH- उत्पन्न करता है। सभी बच्चे को जवाब आता है, सभी बच्चे मन लगा दिए, मन लगाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ओके, तो क्षारक अपने जलीय विलयन में OH-, अम्ल अपने जलीय विलयन में H+। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगर हम और भी धीरे पढ़ने का कोशिश करेंगे, धीरे बताने का कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी पहले से लेट हो चुके हैं हम लोग, और भी लेट हो जाएंगे और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी। और हम चाहते हैं वीडियो कम, यानी कि कम टाइम में बने और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बिना लेट किए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। VBI क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2-3 मरतबा पूछा गया। 2022 में सवाल पूछ चुका है, 2023 में पूछ चुका है सवाल। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है। सबसे पहले बताइए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर। आप सुनिए, वॉइस को सुनिए, लिखने में मत जाइए क्योंकि हम पेन से नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग डैमेज हो पा रहा है। ओके, हम देख पा रहे हैं ये पेन से, कलर से हम लिख रहे हैं, जिस कारण से राइटिंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। आपको ऑप्शन देखना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताने से पहले आप इसका नाम क्या बताना है? इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। जब हम लोग कुएं के पानी को साफ करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र जल्दी से बता दीजिए। CaCO3 होगा, या फिर CaCl2O होगा, CaOCl2 होगा, CaSCO3 का होल 2 होगा। क्या होगा सर जी? जल्दी बता दीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। जितने बच्चों ने चुने हैं ऑप्शन नंबर सी, आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है? सर जी तन्य क्या होता है बता दें। तन्य का मतलब होता है खींच सकते हैं। किस धातु को सबसे ज्यादा खींच सकते हैं? लोहा को, सोना को, तांबा को, जस्ता को। जल्दी बता दें, जल्दी। हंजला, मोईद, जो भी है, इरफान,
रमजान, जुनेद, जाबिर, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे को जवाब देना है। रुखसार, जुलेखा, जितने भी लड़कियां भी जुड़ चुकी है आपको जवाब देना चाहिए कि कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, जल्दी से बताइए। तो याद रखना सबसे ज्यादा किस धातु को खींच सकते हैं, सोना को खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर हम लोग तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार, 2 किलोमीटर तार हम लोग खींच सकते, इतना पतली तार बन जाता है सोना से। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 15 चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे, तो इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म क्या है। सर जी थोड़ा बता दीजिए ये क्रियाशीलता का कर्म क्या है। आपको बताएं कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, सक्रियता श्रेणी आप पढ़े होंगे, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसी प्रकार यानी कि सक्रियता श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, ये लॉन्ग है तो हम शॉर्ट में बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सोडियम जिंक आ गया, ये गड़बड़ कर दिया है। सोडियम मैग्नीशियम फिर कॉपर आ गया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। अब क्योंकि जिंक से ज़्यादा पावरफुल होता है, याद रख सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। अब देखिए मैग्नीशियम ये तो गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर देखिए सोडियम मैग्नीशियम, हाँ अब इसके बाद जिंक आएगा, जिंक आने के बाद फिर कॉपर होता है। तो जो जिंक होता है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कर्म सही है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी है। 2 दिन पहले हम क्लास में बताएं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता बिल्कुल सही जवाब दें, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर पूछेगा कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, जी हाँ कार्बन की परमाणु क्रमांक, कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, और कार्बन की परमाणु क्रमांक जल्दी से बताइए, परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपको आना चाहिए। तो कार्बन की संयोजकता 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम को क्या कहते हैं, एस्टर, साबुन, अपमार्जक, इनमें से कोई नहीं। तो बिना लेट के इसका आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि क्लास में ये हम थोड़ा नहीं बता पाए, आपको क्लास मिल रहा है तो सही आंसर आपको बता दिया जाएगा, 2 दिन के अंदर पढ़ा दिया जाएगा चैप्टर कंप्लीट, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब साबुन हो जाएगा। जितने बच्चों ने बताएं बिल्कुल सही बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सिलिकॉन अधातु आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। जी हाँ सिलिकॉन का संकेत थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सिलिकॉन का संकेत सिलिकॉन एक यानी कि अर्धचालक है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसका SI संकेत होता है। सर जी बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आप आपको बताना है सिलिकॉन आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, वर्ग 14 में, वर्ग 14 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो आवर्त सारणी है 2025 यानी कि जैक बोर्ड 2025 में इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, तो आई होप कि इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, उतना बनने का चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कि आवर्त में 2 में कितने तत्व होते हैं, यानी कि आवर्त 2 में कितने तत्व होते हैं। ये चैप्टर हालांकि जैक बोर्ड 2025 में इस सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, फिर भी हम बता देते हैं। आवर्त 2 में याद रखिए 7 आवर्त होता है। कितना आवर्त होता है, 7 आवर्त होता है। और यानी कि आवर्त 2 है ना, यानी कि फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व होते हैं, और सेकेंड में कितना होते हैं, 8 तत्व। थर्ड में भी कितना होते हैं, 8 होते हैं। फोर्थ में 18 होते हैं, और फिफ्थ में भी 18 होते हैं। तो आपको पूछा गया है, इनमें सवाल पूछा है आवर्त 2 में कितने तत्व होंगे, तो आवर्त 2 में 8 तत्व होंगे। बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है विषमपोषी जीव। जी हाँ विषमपोषी जीव अपने उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। विषमपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं। शैवाल, कवक, मिट्टी पर, हरे स्वपोषी पौधे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे
स्वपोषी पौधे पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। पर स्वपोषी क्या है, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, हम ना चाहते हैं ज़्यादा टाइम हो। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्पन के रूप की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन, प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। बिल्कुल सही जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब देना है। आप पेड़ बिल्कुल देखे होंगे, जो पेड़ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। एक पेड़ का थोड़ा सा चित्र हम बना के दिखा देते हैं। ये हमारा प्यारा सा पेड़ है, जो पत्तियां होते हैं तो याद रखना, पत्तियों से क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। जितने बच्चों ने सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स हो जाएगा। जितने बच्चों ने सिनेप्स बताया बिल्कुल सही बताएं। 23 का सी हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिनेप्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकंड भी आपके पास है। जल्दी से आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र। जी बिल्कुल सही हो जाएगा सेरिब्लम, सेरिब्लम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर। 4 ऑप्शन है, आपको पढ़ना है। हम ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। कम ही टाइम में हम लोग क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो अंडाणु निषेचित होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिपियन नलिका में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है। कर्णपल्लू की पेशियां, पुच्छ केशुरिकाएं, निषेचक पटल, इनमें से सभी। अवशेषी अंक का बताना, अवशेषी अंक का बताना है, उदाहरण क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने अवशेषी अंक के उदाहरण आप पढ़े होंगे, इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। किसी जीव के विशेषकर यानी पर किसका प्रभाव पड़ता है। केवल पैतृक डीएनए यानी कि केवल पिता के डीएनए, केवल माता के डीएनए, ए बी दोनों। तो किसी भी जीव पर माता और पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है, तो ए और बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डीएनए का थोड़ा फुल फॉर्म, डीएनए का पूर्ण रूप बता दीजिए। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जितने बच्चों ने डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बताएं बिल्कुल आप सही बताएं, बिल्कुल आप सही बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ओजोन परत का अवक्षय करता है, यानी कि ओजोन परत का क्षति कौन पहुंचाता है। आपको ये 2-3 मरतबा पूछ सकें, ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़कर जाइए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए, तो मुलाकात अच्छी होना चाहिए। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ओजोन परत हम लोग को रक्षा करता है किस किरण से, पेराबैंगनी किरण से। जल्दी से बता दीजिए, ओजोन परत हम लोग को रक्षा करता है किस किरण से, सरजी पेराबैंगनी किरण से, सरजी पेराबैंगनी किरण से। बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। ओजोन परत हम लोग को जो O3 है हम लोग को यानी कि नुकसान होने से बचाता है। पेराबैंगनी किरण अगर जमीन में आ जाएगा तो त्वचा संबंधित बीमारियां, कैंसर आम हो जाएगा, और जलीय जीवों की उत्तरजीविता बिल्कुल कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है ओजोन परत जो क्षति हो रहा है किस गैस के कारण, तो इसका सी आंसर हो जाएगा CFC। ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सर जी थोड़ा CFC का फुल फॉर्म बता दीजिए। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे बहुत अच्छा से मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप भी पढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ गए, फ्रेंड्स को जानने ही नहीं दिए। वीडियो शेयर करना है, आपका फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स का भी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए। आपका भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बिना लेट किए लास्ट वन क्वेश्चन है। विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक कौन सा है? यानी कि जो विश्व में सबसे जल्दी, जब सबसे तेज से घट रहा है, घटित हो रहा प्राकृतिक कौन सा संसाधन है? जल, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश। जल्दी से बताए, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति के द्वारा, जैसे पहाड़, वन, पर्वत, झील, सागर, महासागर, ये सब प्राकृतिक है। मानव निर्मित क्या है? घर, मकान, दुकान, खेत, नहरें, ये सब मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। तो इसमें सबसे तेजी से घट रहा है, आपको पता होगा, वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को बचाना है तो आपको ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछ देता है, वीवीआई क्वेश्चन ये भी हम पूछ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए, इसका आंसर बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 5 जून। 5 जून, आपको टाइम बिल्कुल याद रखना चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और वन को क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़े हैं और सभी क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते हैं। और जितने बच्चों ने अभी वीडियो से जुड़े हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको ख़त्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा, आपको शुरू से वीडियो देखना है। तो बिना लेट की हम वीडियो को एंड करते हैं। पढ़िए और मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। चलिए, लाइव क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सवाल का जवाब भी दीजिए।